नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। और जो लेव असिस्टेंट की सीरीज स्टार्ट की है मैंने, उसमें आज का तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने आया हूं। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ने वाले अपन आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्वांटम संख्या। आज का जो टॉपिक है वह आपका क्या है? क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या है मतलब आपका है क्वांटम नंबर। आज का जो टॉपिक है वह आपका क्या होने वाला है? क्वांटम नंबर। बता देता हूं मैं आपको, जो क्वांटम नंबर है वो कैसे क्लियर करने वाले अपन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या है, क्लियर करने वाले हैं। क्वांटम संख्याएं क्या होती है उसके बारे में बात करता हूं। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती है बेटा? जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन के लिए इन संख्याओं की आवश्यकता होती है। इन संख्याओं की क्या होती है? आवश्यकता। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन के लिए इन संख्याओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ये जो क्वांटम संख्याएं होती है, आवश्यकता होती है। और ये जो क्वांटम संख्याएं होती है वो टोटल कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको आप n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, और इसको बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद में जो दूसरी है वो आपकी है दिग्सी क्वांटम संख्या, जिसको आप L के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, और इसको अजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है। जो थर्ड नंबर पे है आपके, वो थर्ड नंबर पे आपकी क्या है यहां पर बेटा? थर्ड नंबर पे है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको आप m के द्वारा या ml के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, और इसका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आपकी जो फोर्थ है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जिसको आप ms या s के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपकी जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है? 4 क्वांटम संख्या। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दिक्सी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और ये जो चारों क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। एड्रेस के बारे में जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली से। जो मेन फर्स्ट है वो आपकी क्या है? यहां पर पहली जो क्वांटम संख्या है वो है आपकी चक्रण मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या में पहली आपको मैं समझाता हूं। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या
ये क्या करती है, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है n। मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, n होती है। और ये जो जानकारी देती है वो किसके बारे में जानकारी देती है, ये कोष के बारे में जानकारी देती है। कोष या कक्षा के बारे में जानकारी देती है, कोष या कक्षा के बारे में जानकारी देती है, कोष या कक्षा के बारे में जानकारी देती है, कोष या कक्षा के बारे में जानकारी देती है। और इस जो क्वांटम संख्या है उसको किसने दिया, इसको दिया बेटा निल्स बोर ने। मुख्य क्वांटम संख्या को किसने दिया, निल्स बोर ने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया। कोष या कक्षा के बारे में जानकारी कैसे देती है, आप सबको पता है ये परमाणु का क्या होता है बेटा, यहां पर ये परमाणु का होता है नाभिक। ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कुछ ऐसे वर्ताकार मार्ग पाए जाते हैं और इन वर्ताकार मार्गों को क्या बोला जाता है, कोष बोला जाता है। इनको कोष या कक्षा बोली जाती है। जो ये है इसको के कोष, ये एल और ये एम, इस प्रकार ये एन और फिर इसके आगे ओ, फिर ये पी, इस प्रकार कोष होते हैं। तो अगर कोष के बारे में जानकारी कैसे देती है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एन की वैल्यू और यहां पर लिख रहा हूं कोष। अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो कोष कौन सा होता है, के। एन की वैल्यू अगर 2 होती है तो कोष कौन सा होता है, एल। एन की वैल्यू अगर 3 है तो कोष कौन सा होता है, एम। अगर एन की वैल्यू 4 है तो कोष कौन सा होता है बेटा, एन। अगर एन की वैल्यू 5 है तो कोष कौन सा होता है, ओ। और एन की वैल्यू 6 है तो कोष कौन सा होता है, पी। इस प्रकार ये जो आपकी क्वांटम संख्याएं होती है वो किसके बारे में जानकारी दे रही है, कोष के बारे में जानकारी देती है। पहली जो बात सामने आई कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, सर कोष के बारे में बताती है। एन कोष, एक कोष के लिए के, 2 के लिए एल, 3 के लिए एम, 4 के लिए एन, 5 के लिए एन, 6 के लिए 5 के लिए ओ और 6 के लिए यहां पर पी होने वाला है। जो दूसरी जानकारी देती है वो कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी देती है। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो निल्स बोर ने दिया था और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। और यहां पर n बराबर क्या होता है, कोष की संख्या। कोष की संख्या 2n² जो कि आपका फॉर्मूला है वो n बराबर कोष की संख्या। जैसे मैं आपको बोलूं कि प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले कोष में या के कोष में, के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, सर के कोष के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, फॉर्मूला लगाओगे 2n², मतलब सर जी 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, मतलब के कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर आपसे बोला जाए एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है सर जी 2n², और बेटा 2 इंटू एल कोष के लिए मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर तुम्हें पता है 4 होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जो दूसरी बात सामने आई वो कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2n²। इसके बारे में जो तीसरी बात आपके सामने आती है वो कौन सी आती है कि मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा आप कक्षा का वेग, कक्षा या कोष का वेग निकाल सकते हो, जो कि पहले बोर मॉडल में आपको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। कक्षा का वेग कैसे निकाल सकते हो, एन कक्षा का वेग, अगर आपको कक्षा एन दे रखी, एन कक्षा का वेग कैसे निकाल सकते हो कि सर फॉर्मूला होता है Vn बराबर 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हो। Vn बराबर 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। यहां पर Z तो होता है बेटा परमाणु क्रमांक, Z तो क्या होता है यहां पर परमाणु क्रमांक, और यहां पर n है आपकी कोष की संख्या। अगर कोष की संख्या आपको पता है तो किसी भी परमाणु में उपस्थित उस कोष के लिए इलेक्ट्रॉन का आप निकाल सकते हो वेग। ठीक है, ये कक्षा का वेग हो गया। आगे बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या और किसके बारे में जानकारी देती है, मुख्य क्वांटम संख्या और किस बारे में जानकारी देती है,
मुख्य क्वांटम संख्या और आपको जानकारी देती है कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या निकालने में भी आपका हेल्प करती है। कैसे? एन कक्षा के लिए आर एन बराबर 0.529 इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये जो फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, इसके द्वारा आप किसी भी कक्षा का वेग निकाल सकते हो। या आपका जो फॉर्मूला है यहां पर क्या रहेगा बेटा, 0.529 इंटू एन, यहां पर एन स्क्वायर अपॉन ये जेड रह जाएगा। ये आप कक्षा का एंगस्ट्रॉम में आप क्या निकाल सकते हो, एंगस्ट्रॉम में आप कक्षा का वेग निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर इसको पिकोमीटर में लिखना हो तो पिकोमीटर में भी आप लिख सकते हो। पिकोमीटर में ये एंगस्ट्रॉम में है और एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में डिफरेंस होता है, तो आप उसको कन्वर्ज कर लेना ये कक्षा की त्रिज्या निकालने में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने में भी आप इस क्वांटम संख्या का रोल होता है। वो क्या होता है सर, ई एन बराबर 2.188 इंटू 10⁻18 माइनस 18 इंटू 2.188 इंटू 10⁻18, या नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ बेटा, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। यहां पर एन क्या है, यहां पर एन वही मुख्य क्वांटम संख्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा आप ये चार चीजें पता लगा सकते हो। पहली क्या, कोष की संख्या। दूसरी आप इसके अलावा कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग और कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वांटम संख्या वो आपकी कौन सी है, दिक्सी क्वांटम संख्या। दिग्सी क्वांटम संख्या, दिग्सी क्वांटम संख्या आपको किस बारे में जानकारी देती है? दिग्सी क्वांटम संख्या आपको जानकारी देती है भैया, पहली बात तो मैं बताता हूं, ये सोमरफेल्ड द्वारा दी गई। सोमरफेल्ड द्वारा ये दी गई। और ये किस बारे में जानकारी देती है? ये उपकोष के बारे में जानकारी देती है। 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 और बेटा मुख्य क्वांटम संख्या में एक और पॉइंट याद आ रहा है मुझे, वो भी लिख लेना बेटा, कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी देती है। कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है सर, mvr बराबर, ये कोणीय संवेग ही तो होता है nh/2π। ये आपका कक्षीय कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला होता है। n का मान पता होता है तो आप कक्षीय कोणीय संवेग निकाल सकते हो। उपकोष के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा इसके द्वारा भी आप कक्षीय या कोणीय संवेग के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। इसके द्वारा भी आप कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देती है। कैसे देती है वो मैं आपको सब बता रहा हूं। कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देती है। कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देती है। कैसे देती है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, अच्छे से समझना है बेटा। पहले तो मैं बताता हूं उपकोष के बारे में जानकारी कैसे देती है। यहां तो लिखूंगा मैं एल का मान और यहां लिखूंगा उपकोष। उपकोष अगर एल का मान कितना हो बेटा 0, तो उपकोष कौन सा होता है एस। अगर एल का मान 1 होता है तो उपकोष कौन सा होता है पी। अगर एल का मान 2 होता है तो उपकोष कौन सा होता है बेटा आपका डी। और एल का मान अगर 3 है तो उपकोष कौन सा होता है एफ। ये 4 उपकोष होते हैं बेटा, और उपकोष के बारे में आपको ये जानकारी देती है। ठीक है, ये उपकोष के बारे में आपको जानकारी दे रही है। साथ में अगर कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोणीय संवेग बराबर, आप उस फॉर्मूले को लिख सकते हो अंडरूड एल ब्रैकेट एल प्लस 1 h/2π। या इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कोणीय संवेग निकालने का, अंडरूड एल ब्रैकेट एल प्लस 1 और h⁵। क्यों? क्योंकि आपका जो h/2π होता है वो किसके इक्वल होता है, h⁵ के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर अच्छे से देखना बेटा।
जैसे मैंने बोल दिया आपके लिए पी उपकोष के लिए, किसके लिए? पी उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए कोणीय संवेग, पी उपकोष के लिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग पी उपकोष के लिए। तो पी के लिए एल का मान कितना रहेगा सर? 1। फॉर्मूला लगाओगे वही कोणीय संवेग निकालने का। कोणीय संवेग कैसे निकालोगे पी उपकोष के लिए सर? अंडररूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो कैसे निकालोगे सर? एल का मान 1 और यहां पर भी 1 प्लस 1 और एच अपॉन 2 पाई। तो आपका कितना जाएगा सर? 112 2h अपॉन 2 पाई। यह आपका पी उपकोष के लिए जो कोणीय संवेग है वो 2h अपॉन 2 पाई है। इसको आप आगे जाके क्या लिख सकते हो? ओनली h अपॉन पाई, h अपॉन पाई भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि डी उपकोष के लिए, डी उपकोष के लिए, डी उपकोष के लिए कोणीय संवेग, डी उपकोष के लिए कोणीय संवेग कैसे निकालोगे? ए भैया थोड़ा ध्यान से देखना, डी उपकोष के लिए कोणीय संवेग तो आप निकाल लोगे सर डी के लिए एल का मान कितना हो जाएगा सर? 2 होता है। तो कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं? कोणीय संवेग निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कैसे भैया? ऐसे कि अंडररूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1 और एच अपॉन 2 पाई। मतलब आपका क्या आ गया? अंडररूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। मतलब आपका आ गया सर 2 और 1 3 6 एच अपॉन 2 पाई। और उसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो और लिख सकते हो 3h अपॉन पाई। इस प्रकार आप कक्षीय कोणीय संवेग निकाल सकते हो और इस प्रकार आप उपकोष के बारे में जानकारी दे सकते हो। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो एल का मान होता है, एल का मान वो कहां से कहां तक होता है बेटा? 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक होता है। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा। इसका जो वैल्यू होती है एल की वैल्यू वो 0 से n-l तक होती है, n-1 तक होती है, 0 से n-1 तक होती है। तो जैसे मैं आपको अगर n की वैल्यू दे दूं, n की वैल्यू मैंने दे दी जैसे 1, अब l की वैल्यू 1 है तो बेटा यहां पर भी 0 और 0 में से, यहां पर 0 में से यहां से कहां तक रहेगा सर? n की वैल्यू क्या है? एक और चीज बता देता हूं पहले, सिंपल सी चीज याद, सिंपल सी चीज जो आपको आनी चाहिए बेटा, n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। n का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता? n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना है। n का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 0 कभी भी नहीं होगा। 0 1 से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि कोस 1 से ही होगी बेटा। n का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर n का मान कितना हो आपके पास में 1 हो तो l का मान कितना होगा सर? यहां 0 और 1 में से 1 गया तो 0, मतलब सर l का मान यहां पर कितना आया? 0। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, n की वजह से कोस तो कौन सा हुआ? 1, लेकिन 0 है तो कौन सा? 1s। कौन सा बेटा? 1s। अगर n बराबर 2 दे दूं तो यहां पर क्या होगा? जो l की वैल्यू है वो कितनी जाएगी सर? 2 जाएगी। कैसे? एक तो सर 0 तो हो ही गया और 2 में से 1 गया तो सर 1, मतलब यहां पर बेटा 0 होने पर तो n होने पर तो 2 और 0 होने पर s, मतलब 2s। और यहां पर बेटा आपका l बराबर 1 है और n बराबर 2 है तो 2 1 के लिए यहां पर p, मतलब जो दूसरा कोस है उसमें 2 उपकोष होते हैं, एक तो 2s और एक 2p। वैसे n बराबर अगर आपको 3 दे दूं, n बराबर 3, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? l की वैल्यू एक तो हो सकती है 0 और एक 2 3 में से गया 2, मतलब 1 हो सकती है और एक ये 2 तक होगी। मतलब यहां पर 3s 1 के लिए सर 3p, 2 के लिए सर 3d। मतलब जो आपका तीसरा कोस है उसमें कितने उपकोष होंगे? टोटल 3 उपकोष होंगे। कौन कौन से? 3s 3p और 3d। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। इसके अलावा n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? कुछ इस प्रकार की 4 वैल्यू हो सकती है, एक तो 0, एक 1
एक 2 और एक 3। एक तो सर 4 0 के लिए एस, सर 4 ए के लिए पी, 4 और डी के लिए 2, और बेटा 3 है तो 4 और 3 एफ के लिए आती है। मतलब छोटे उपकोष, छोटे कोष में कितने उपकोष होंगे आपके? 4 उपकोष होंगे, 4s 4p 4d और 4f। इस प्रकार आप दीक्षित क्वांटम संख्या के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो? दीक्षित क्वांटम संख्या के लिए आप उपकोष के बारे में जानकारी दे सकते हो, कौन से कोष में कितने उपकोष होते हैं आप अच्छे से बता सकते हो, एस के लिए कितना मान होता है वो सब मैंने आपको बता दी, और कौन ये सब के बारे में आप जानकारी दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो क्वांटम संख्या है वो आपकी कौन सी है? तीसरी क्वांटम संख्या है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो इसका सिंबल होता है वो होता है ml या m। चुंबकीय क्वांटम संख्या का सिंबल क्या होता है? ml या m होता है। और जो इसको दिया वो किसने दिया? सोमरफेल्ड, तो उन्होंने दे दिया था। इसको दिया बेटा लिंडे नामक साइंटिस्ट ने दिया। और ये जो होती है ये क्या बताती है? ये आपको कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब कुल मिला के कक्षक के बारे में जानकारी देती है, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में या कक्षक के बारे में जानकारी आपको देती है। इसके अलावा आपका ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है इसका जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है? -l से +l तक होता है। -l से कहां तक होता है? +l तक होता है। अगर आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आपको किसी में कुल कक्षकों की संख्या निकालनी हो, आपको कुल कक्षकों की संख्या, किसी भी कोष में कुल कक्षकों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? n²। क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा आपका? n²। कुल कक्षकों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? n²। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं आपको दे दूं कि आपके पास में यहां तो रख रहा हूं मैं n की वैल्यू, यहां n की वैल्यू रखी, यहां n की वैल्यू रखी, यहां l की वैल्यू रखूंगा और यहां रखूंगा मैं m की वैल्यू। तो क्या होगा सर? अगर मैं n बराबर 1 बोलूं तो l बराबर केवल 0 आएगा, और l बराबर 0 तो m का मान भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो मतलब इसके लिए अगर मैं बोलूं कक्षक कितने होंगे इसमें, थोड़ा मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझाता हूं। या नहीं तो इसको अच्छे से ऐसे करो बेटा कि मैंने आपको बोल दिया यहां पर n बराबर 1 दे दिया तो l बराबर आपका क्या आएगा? 0 आएगा, और m बराबर भी क्या आया आपका? 0 आया। m बराबर 0 आया तो यहां पर आपका जो कोस होगा, कोस तो कौन सा हो जाएगा सर? कोस हमारा हो जाएगा यहां पर, अगर इन दोनों से देखूं मैं तो n के लिए 1 और l के लिए 0। अब इसमें कितना कक्षक रहेगा? केवल एक ही रहेगा, 1s ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए m की वैल्यू ओनली कितनी है? 0 है। वैसे अगर मैं बोलूं n बराबर 2 दे दूं, अब l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल l की वैल्यू 2 आएगी। l की वैल्यू कौन कौन सी आएगी? 2। थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो l की वैल्यू आ जाएगी बेटा, l की वैल्यू वही कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर n-1 तक। तो एक तो हो गई 0 और एक हो गई 1। तो अब m की वैल्यू कितनी आएगी टोटल? m की वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर भी m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 1 तो 0 आ गई, और एक l की वैल्यू 1 है तो -1 0 और +1, क्योंकि -l से लेकर +l तक होती है। अब देखना थोड़ा सा, इन दोनों से मैं सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझना है बेटा आपको, बिल्कुल अच्छे से समझना है। पहले मैं इन दोनों से बनाता हूं, इन दोनों से बनाया तो 2 और s के लिए 0। अब यहां पर l बराबर 0 था तो m बराबर भी कितना था? 0। मतलब इसमें भी कितना कक्षक रहेगा? ओनली एक ही रहेगा। लेकिन अब देखो थोड़ा सा, l बराबर 1 है और m बराबर 3 आ गया, तो मतलब अब देखो यहां पर जो आपका रहेगा n बराबर 2 है और l बराबर 1 है तो 2p, लेकिन 2p कितने रहेंगे? टोटल 3 रहेंगे, 1 2 और ये 3। इसके लिए सर -1, इसके लिए सर ये 0, और इसके लिए कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। आगे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा कोष होता है उसमें टोटल कितने कक्षक होते हैं? 4।
और बेटा मैंने बोला अगर n बराबर तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कक्षक की संख्या टोटल कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। आगे देखो थोड़ा सा, आगे देखना है आपको। अगर n बराबर में आपको 3 दे देता हूं तो l की वैल्यू कुल कितने मान आएंगे, l की कुल आएगी सर 0, 1 और 2, और m की वैल्यू सर यहां पर भी 3 वेरी करेगी, एक तो 0 जाएगी, एक -1, 0 और एक +1, और एक सर -2, -1, 0 +1 और ये +2। अब इसके लिए मैं बात करूं n बराबर 3 तो 1 तो 3 और 0 के लिए s, और इसके लिए क्या हुआ l बराबर 0 तो a बराबर 0, तो मतलब इसमें कितने ओनली 1 कक्षक तो ये हो गया। l बराबर 1 तो ये हो गया 3p, 3p में क्या हुआ सर 3 आ जाएंगे, क्योंकि सर इसके लिए 3 m के मान कितने हैं 3 है, एक तो -1, एक 0 और एक +1। सर n बराबर 3 और l बराबर 2 और टोटल कितने मान है 5 मान, मतलब सर 3, 2 के लिए d, और 3D में कितने 3D उपकोष में कितने कक्षक होंगे टोटल 5, 1 2 3 4 और ये 5, कौन कौन से सर -2, -1, 0 +1 और ये आपके +2। मतलब एक चीज समझ में आया आपको। ऐसे ही बेटा अगर n बराबर 4 कर दूं मैं तो l बराबर कितने हो जाएंगे, l के सर टोटल कुल कितने मान होंगे, कुल इस प्रकार मान होंगे, एक 0 जाएगा, एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो m के मान कितने हो जाएंगे सर, m के मान भी कुछ इस प्रकार होंगे, कैसे थोड़ा ध्यान समझना। 0 के लिए सर 0, 1 के लिए सर -1, 0 और +1, और 2 के लिए सर -2, -1, 0 +1 और +2, और इसके लिए सर 3 के लिए -3, -2, -1, 0 +1, +1, +1, +2 और +3, टोटल कितने मान आए उस हिसाब से कक्षक बनेंगे। अब l बराबर 0 है तो यहां पर 4 और s, लेकिन ये कितना रहेगा ओनली एक ही डिब्बा रहेगा, इसमें एक ही कक्षक रहेगा, क्योंकि बेटा यहां पर m का कितना मान है ओनली 1 मान है। l बराबर 4, 1 के लिए p, लेकिन p कितने हो जाएंगे टोटल 1 2 3, क्योंकि इसके लिए देखो l बराबर 1 के लिए m के मान कितने मान 3 मान, -1, 0 और 1 +1। इसके लिए सर 4 और 2 के लिए d, लेकिन ये टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि बेटा यहां पर देखो -2, -1, 0 +1 और +2। n बराबर 3, 4 के लिए सर 4, 3 के लिए सर f, लेकिन ये होंगे टोटल कितने मान, इसके लिए 7 मान है बेटा, कितने मान है टोटल, यहां पर टोटल 7 मान है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कहां से कहां तक -3, -2, -1, 0 +1 +2 और ये +3। तो इस प्रकार आपकी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो कक्षकों के बारे में जानकारी देती है, कक्षक कितने प्रकार के हो सकते हैं आप अच्छे से बता सकते हो। ये थी आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट जो क्वांटम संख्या है वो लास्ट है आपकी, उसको बोला जाता है भैया दिक्सी क्वांटम संख्या। दिक्सी क्वांटम संख्या 4th नंबर पे जो आपकी है दिक्सी तो पढ़ा दी बेटा, 4th नंबर पे है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है s, या इसका जो सिंबल होता है वो ms। इसको जो दिया वो किसने दिया, उल्हनबेक किसने दिया, उल्हनबेक व गाउस्मिट ने, गाउस्मिट, उल्हनबेक व गाउस्मिट ने दिया। ये क्या बताती है, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं टोटल 2। तो एस उपकोष में कितने भरेंगे सर, एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2।
पी उपकोष में कितने भरेंगे सर? पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तो पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6। सर डी उपकोष में कितने भरेंगे? डी उपकोष में भरेंगे सर जी 5 कक्षक रहते हैं, टोटल 10। ऐसे ही एफ उपकोष में कितने कक्षक रहते हैं? टोटल एफ उपकोष में बेटा 7। ये देखो एफ में टोटल 7 कक्षक है, एफ में टोटल 7 है, मतलब सर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये क्या कहती है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। इसके जो मान होते हैं, एस के 2 मान होते हैं, एक +1/2 होता है और एक -1/2 होता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे एक कक्षक में, कुछ इस प्रकार का चक्रण है, तो इसके लिए यहां पर +1/2 और इसके लिए यहां पर -1/2। जो ऊपरी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो ऊपरी चक्रण करता है, ऊपरी चक्रण मतलब बेटा क्लॉकवाइज करता है, घड़ी की सुई की दिशा में, वामावर्त दिशा में, उसके लिए एस का वैल्यू कितनी रहती है? +1/2 रहती है। और जो नीचला चक्रण करता है, नीचला चक्रण, उसके लिए जो एस की वैल्यू होती है वो होती है -1/2। नीचला चक्रण का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा में जो चक्रण करता है, उसके लिए -1/2 होती है। ये थी आपका क्वांटम संख्याओं का मैटर। क्वांटम संख्याओं को डिटेल से पढ़ाया, अच्छे से समझाया, एक एक चीज समझाई। उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आया होगा। और बेटा इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, लेकिन जिनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आप अच्छे से कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। क्वांटम संख्याओं का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम को साथ में लेकर आएंगे। और बेटा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है। और अपन तो गारंटी के साथ कह रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा, मैटर यही रहेगा। मैटर को आप अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य क्लासेज के चैनल को बेटा फैला दो, क्योंकि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। मैं डेली यहाँ आता हूँ, जल्दी आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के डाल रहा हूँ ना, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और बेटा ये तो मैं 11th क्लास के स्टूडेंटों को भी बोलूंगा कि वो भी इस वीडियो को देखे, अच्छे से दोबारा रिवाइज कर ले चीजें। देखो आपके हो गई है मानता हूँ, लेकिन फिर भी रिवीजन में आपके काम आ सकता है। और कई सारे बच्चे ऐसे गांव में पढ़ रहे हैं जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस डाल रहा हूँ ना, तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं ठीक ही काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। स्टूडेंटों के हित में मैं सोच के काम कर रहा हूँ। लक्ष्य कोचिंग काम कर रही है। हमारा तो मकसद यही है बेटा, हमारा मिशन ये नहीं है कि हम तो ये चाहते हैं कि आगे जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़े, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है वो भी अच्छे से समझे, चीज़ों को करे रेगुलर। और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पढ़ा के। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है 12th बोर्ड के, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा आज की वीडियो के जरिए कि बेटा आपके मार्च की स्टार्टिंग से बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। अभी सर्दियों की आपकी छुट्टियां चल रही हैं। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी सर्दियों की छुट्टियों में आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने आप को, अपने टाइम को, जितना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो उतना करो। ये टाइम आपके लिए अनमोल है, अमूल्य है, कीमती है। मतलब जानो इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। इतनी मूल्य टाइम है, इतना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। क्योंकि छुट्टियों में आप घर बैठ के बहुत पढ़ाई करोगे, रिवीजन करो, आपको जो डाउट आ रहा है उसको नोट करो। और जैसे आपकी छुट्टियां पूरी आए, यहाँ पर होने के बाद जैसे आप कोचिंग आते हो वापस, कोचिंग में आके टीचर से कंसल्ट करो, लेकिन अपना टाइम खराब मत करो। 12th क्लास बार बार नहीं आने वाली है। मुझे भी पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, पास हो जाओगे, लेकिन बेटा एक तो पास होना और एक अच्छे नंबरों से पास होना और एक बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना, दुनिया में नाम चले आपका भी, आपके मम्मी पापा का नाम हो, आपका खुद का नाम हो, और कोचिंग का नाम हो, टीचर्स का नाम हो, कितना आपको सम्मान मिलेगा, हम लोगों को भी सम्मान मिलेगा, माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, परिवार में बात होगी, पड़ोसी में बात होगी, पड़ोसी आपके बारे में बात करेंगे, गांव वाले आपके बारे में बात करेंगे, आने वाले जो आपके गांव के स्टूडेंट है उनको आपका उदाहरण दिया जाएगा कि हाँ यार इस गांव की ये लड़की है,
उस लड़की ने इतना परसेंटेज बनाया, ये किस कोचिंग में पढ़ती थी, ये कैसे पढ़ती थी, आपसे बेटा कंसल्ट करेगी दुनिया, आपको सलाम ठोकेगी। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, जी जान लगा दो, लगातार मेहनत करो, आपके पिताजी के सपने के लिए, आपके माँ बाप के सपनों के लिए करो, हम लोगों के लिए करो, खुद के लिए करो। और भाई खुद के लिए करोगे अगर अभी 12th बोर्ड क्लास में अगर अच्छे से परसेंटेज बनाओगे आप, तो मैं मानता हूं कि 12th की जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी जीवन में। आपकी मार्कशीट बोलेगी, आपकी मार्कशीट से आपको जज करेंगे लोग कि यार इंटेलिजेंट है, तो आपकी अलग रेस्पेक्ट होगी। आप कॉलेज में भी जाओगे तो आपको वहां पर मान सम्मान मिलेगा, और टीचर्स की नज़र आपके ऊपर रहेगी, पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर सबकी नज़र होती है बेटा। और जैसे आप 12th का, जैसे मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को स्पेशली कहना चाहूँगा, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एनसीईआरटी हो गए, अगर एनसीईआरटी हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन हमारे जो बायोलॉजी की सर है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। कई विगत वर्षों के जो नीट के पेपर है वो पूरा का पूरा हमारे नोट्सों में से आ रहा है। केमिस्ट्री में मैं आपको कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इनफ होती है, दुनिया की सारी चीजें फेल है एनसीईआरटी के आगे। अगर एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी 12th में परसेंटेज तो बनेगी। उसके बाद में आपको जो कंपटीशन का एग्जाम दोगे आप, जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सीयूटी का हो गया, अरे भाई एनसीईआरटी पढ़ लो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। सीयूटी जैसे हमारे लास्ट ईयर तानिया नागर का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, उसके अलावा हमारे अंकुश का यहाँ पर अंकुश दाकड़ था, उसका सिलेक्शन हुआ किशनगढ़, जो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अजमेर में, वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हुआ, वहां से आगे की वो पढ़ाई कर रहा है। तानिया भी वहां पर दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट है, पहले भी कई सारे स्टूडेंटों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, आईसीआर में हुआ है, बीएचयू में हुआ है। तो बेटा आप सभी को कहना चाहता हूँ इस टाइम का इतना यूटिलाइज करो कि हाँ बस रेगुलर अपने को पढ़ाई करनी है, डाउट्स को लिखना है, जो चीज़ें नहीं आती उनको यहाँ आके कंप्लीट करना है। बाकी तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको ये एक ही चीज़ कह रहा हूँ फिर भी कि यार भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, खराब मत करना, गांव में घूमना फिरना इधर उधर बंद कर दो, ये अपने टाइम का एक टाइम टेबल सेट कर लो और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। राम राम सा।